नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी एट टी8 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी हमारा पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके विषय सूची को पहले देख लेते हैं। इस बुक में कुल 9 अध्याय हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों एक ही वीडियो में करेंगे। तो पहला अध्याय है पर्यावरण। तो चलिए दोस्तों, पर्यावरण स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला अध्याय पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताया। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। आगे देखते हैं। रवि ने कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने ही किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। यह सब कार्य आपका है। चलिए इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखाना एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आगे देखते हैं। रवि ने परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। आगे देखते हैं। ये पर्यावरण के कुछ घटक हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। पर्यावरण के घटक मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में क्या क्या आ जाता है देख लेते हैं। उद्योग, स्मारक, सड़क, पुल, पार्क, इमारतें। और प्राकृतिक में क्या आ जाता है? जल यानी जलमंडल, वायु यानी वायुमंडल, स्थल यानी स्थलमंडल, सजीव यानी जैव मंडल। उसके बाद पर्यावरण के घटक ही मानव भी हैं। तो मानव के बारे में क्या क्या है? एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। आगे देखते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। आगे देखते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो जीवी के बारे में हम लोग जानते हैं। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु जीवीय हैं। अजीवीय
निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल ये अजीवीय हैं। आगे देखते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, हाईलाइटेड पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी कलम में। चलिए आगे देखते हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र हैं जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। वह खनिज संपदा का भी एक स्रोत हैं। चलिए इस बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। शब्द उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है प्रोस। आगे देखते हैं। ये पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये इससे नीचे वाले भाग स्थल हो गया, ये जलमंडल हो गया, ये जैव मंडल हो गया और ये वायुमंडल हो गया। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं। पारितंत्र के बारे में बताया गया है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें ये निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पारितंत्र क्या है इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती हैं। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा हीरा ने कहा रवि ने क्या कहा रवि ने कहा आगे देखिए। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि ने हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों की रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, खास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है।
क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? अब वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में हम कुछ जानते हैं। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। मानवीय पर्यावरण के बारे में हम लोग जानते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती हैं। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों से अपने घर मिजोरम आने का कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। आगे देखते हैं दोस्तों, यह अध्याय समाप्त हो गया है। इसके प्रश्नों का उत्तर इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 2, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अध्याय स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। चलिए अध्याय स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या आप जानते हैं, इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस चित्र को सही तरीके से देखते हैं। क्या है इस चित्र में? पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में बताया गया है। इस येलो वाले भाग को मेंटल कहते हैं, ये रेड वाले भाग को क्रोड या मेंटल सीमा, ये हो गया क्रोड मेंटल सीमा, ये हो गया बाह्य सीमा यानी आंतरिक क्रोड, ये हो गया स्थल मंडल और ये हो गया प्रपटी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों में बनी है। चित्र संख्या 2.1 में आप देख सकते हैं, जिसका अभी हम सही तरीके से विवरण करके बताएं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री संहति में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति
संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी C से सिलिका तथा L से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती हैं, इसलिए इसे सी में यानी सी से सिलिका और एम में से मैग्नीशियम कहा जाता है, जो कि चित्र संख्या 2.2 में आप देख सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये हुआ महाद्वीपीय प्रपटी, ये हो गया महाद्वीप, ये हो गया महासागर, और ये महासागरीय प्रपटी, ये रेड वाले बॉर्डर जो कि महासागरीय प्रपटी हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती हैं तथा इसे नीफोर निकेल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करें, इस पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रपटी हैं, 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स पॉइंट। इग्नियस लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर, मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द हैं मेटामॉर्फस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल एवं खनिज के बारे में हम लोग जानते हैं। पृथ्वी की प्रपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेयी सेल, अवसादी सेल एवं कायांतरित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं कर सकते हैं। जब ज्वालामुखी मतलब यानी गर्म मैग्मा जब अंदर से बाहर आएगा, वही तो ज्वालामुखी जैसा आप हो सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपटी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाले होती हैं। उदाहरण के लिए वेसाल्ट, दक्कन का पठार वेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई से ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते जाते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे सेलों अन्य टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये दृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। आगे देखते हैं।
आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिस्टू, चिबिड्डी यानी स्टापू या किट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लाल किला का बलुआ पत्थर से बना है। लाल किला बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आगे देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कहीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं या द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल चक्र की प्रक्रिया यहाँ पर समझाया गया है। आप इस चित्र को सही तरीके से देखकर आप खुद समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेल विभिन्न प्रकार से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। दोस्तों यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं तो ठीक लगा हुआ देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा बने होते हैं आग्नेय। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है क्रोड। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? खनिज के। सेल जिनमें दीवार अन्य जीवाश्म होते हैं अवसादी सेल हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत पर्पटी कहलाते हैं। आगे देखते हैं। इस मिलान वाले भाग को भी देख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए अलग से ही एक वीडियो बना देंगे, वैसे यहाँ पर बनाया गया है। ये चलिए देख ही लेते हैं। क्रोड सबसे भीतरी परत। खनिज, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी, पृथ्वी की सतह। सीएल, सिलिका व एल्यूमिनियम से बनता है। आगे देखते हैं। पहला अध्याय में भी अगर सही तरीके से टिक लगाया हुआ होगा तो उसको भी देख लेंगे। यस, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है तो कर लेते हैं इसको भी। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो ताल जो कि प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पादप वृद्धि। आगे देखते हैं। मिलान वाले भाग को भी देख ही लेते हैं। जैवमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। वायुमंडल, जलीय क्षेत्र, वायुमंडल हमारे आसपास के क्षेत्र। जलमंडल न होगा जी, गलत हो गया इसमें, इसको आप फिर से देख लेते हैं। जैवमंडल जो कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर।
जलमंडल, जलीय क्षेत्र, पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 1 और अध्याय 2 समाप्त हो गया है। नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है।